नमस्ते दोस्तों। आज के लेक्चर में बात करेंगे पेनखंडा के बारे में। आपको पता होगा कि मैंने इससे पहले लेक्चर में ब्रिटिश गढ़वाल के 12 परगनों के बारे में बात की थी और बताया था कि ब्रिटिश गढ़वाल में 12 परगने कौन कौन से थे। इससे पहले मैंने यह भी बताया था कि ये जो ब्रिटिश गढ़वाल के जो 12 परगने थे, ये कहीं ना कहीं पवार कालीन जो परवार राजवंश के जो द्वारा 17 परगने बनाए गए थे उससे ही प्रभावित होकर उसका ही मॉडिफिकेशन होके ये 12 परगने बने थे। और ये 12 परगने थे पेनखंडा, दसोली, बधाड़, देवलगढ़, चौंदकोट, चांदपुर आदि आदि। तो आज के जो लेक्चर है हम इसमें बात करने वाले हैं गढ़वाल डिवीजन के पहले परगने यानी कि पेनखंडा के बारे में। और आपको पता है कि इस सीरीज में हम पूरे हमारे गढ़वाल के जो मध्यकालीन और जो आधुनिक कालीन जो परगने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो पेनखंडा के बारे में आज का लेक्चर है हमारा। और ये पेनखंडा कहाँ पे स्थित है, इसकी संस्कृति क्या है, इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, इसके बारे में पूरा जानेंगे आज के इस लेक्चर में। और जानेंगे कि गढ़वाल किस प्रकार का है हमारा। जब हम हमारे गढ़वाल के प्राचीन ये परगनों को समझेंगे, उसके भूगोल को समझेंगे, संस्कृति को, इतिहास को समझेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हमारा गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पहाड़, उत्तराखंड, जौनसार, बावर, ये सारे क्षेत्र कैसे हैं और हमारे लिए ये बहुत ही काम की नॉलेज रहने वाली है। तो ठीक है, आज ही क्लास में बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। अब जानते हैं कि पेनखंडा क्या है। देखिए, जैसे कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, मैंने उत्तराखंड का मानचित्र बनाया हुआ है। उत्तराखंड के मानचित्र में मैंने बोल्ड किया हुआ है चमोली के मानचित्र को। चमोली का मानचित्र आप देख सकते हैं, जिसको चमोली के मानचित्र को फिर मैंने इनसेट मानचित्र में, इनसेट माने कि उसी के एक छोटे से मानचित्र में चमोली के मानचित्र को बड़ा करके यहां दिखाया गया है। और उसमें भी जो सबसे उत्तरी प्रांत जो है उसको, उसमें मैंने पेनखंडा को दिखाया गया है। जी हाँ, पेनखंडा हमारे 12 परगनों में सबसे पहला परगना था, जो कि ब्रिटिश गढ़वाल के 12 परगनों का पहला परगना था। और पवार कालीन राजवंश के जो परगने थे उसका भी ये परगना था। तो इस परगने के ने अपना इतिहास है। ये पहला परगना इसीलिए भी पहला का परगना है क्योंकि ये एक पवित्र भूमि है। यहाँ पे जो पौड़ी गढ़वाल के पवित्र स्थल है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ यहाँ पे स्थित है। और इसके साथ साथ, बद्रीनाथ के साथ साथ यहाँ पे हेमकुंड साहिब और विष्णु प्रयाग, जोशीमठ जैसे पवित्र शहर हैं। तो पेनखंडा जो है हमारे गढ़वाल का सबसे उत्तरी परगना था, जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप देख सा रहे हैं कि ये इनसेट मानचित्र में पेनखंडा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसकी सीमा जो है, अगर बात करें तो पेनखंडा कहां पे था, इसकी भौगोलिक स्थिति कहां पे थी। तो पेनखंडा की जो भौगोलिक स्थिति थी, इसके सुदूर उत्तर में जो था तिब्बत, तिब्बत था। इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में टिरी स्टेट था। उस समय का ब्रिटिश काल में टिरी टिरी स्टेट था। और आज के समय में ये टिरी पूरा जिला कवर करता है। इसके जो जो पश्चिम पश्चिम की तरफ एक पश्चिम दक्षिण में नागपुर परगना था। इसके दक्षिण में दसौली परगना था। और इसके पूर्व में कुमाऊं कुरमाऊं डिवीजन का जोहार परगना था। तो यानी कि एक तरफ जहां ये पूर्व में जोहार परगने से परगने के परगना था, तो इसके उत्तर में तिब्बत का परगना था। तो इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति थी पेनखंडा की। आज के समय में देखा जाए तो पेनखंडा जो है उसको आज के समय में हम जोशीमठ विकासखंड भी के नाम से जाना जाता है। और जोशीमठ विकासखंड या जोशीमठ तहसील दोनों एक ही है। और जोशीमठ तहसील को ही जोशीमठ विकासखंड का नाम दिया गया है। तो ये देखिए, जो हमारे उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी परगनों में से एक है, ये हमारा पेनखंडा परगना है, जो कि जोशीमठ विधानसभा या जोशीमठ, सॉरी माफ कीजिएगा, जोशीमठ विकास खंड में स्थित है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन बिंदुओं के ऊपर, जो कि आप देख रहे हैं। पेनखंडा गढ़वाल का पहला परगना। इसमें हम पहले बात करेंगे सामान्य परिचय की, पर्वत शिखर, अफवाह तंत्र, इतिहास, जनसंख्या, दर्शनीय स्थल और समस्याओं के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले बिंदु की, सामान्य परिचय के बारे में। जो हमारा जो पेनखंडा है, जिसके बारे में मैंने परिचय आपको बता ही दिया है कि जो हमारा जो परगना है सुदूर उत्तरी परगना है पौड़ी गढ़वाल का, और जो गढ़वाल प्रांत का, जो कि हमारे गढ़वाल डिवीजन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो है वर्तमान में इसको जोशीमठ ब्लॉक के रूप से भी जाना जाता है। तथा माणा नीति की घाटियां इसकी विशेषता है। माणा नीति तथा उर्गम की घाटियां जो है पेनखंडा की विशेषता है। यानी कि पेनखंडा ऐसा परगना है जिसके अंतर्गत हमारे उत्तराखंड की 3 प्रमुख घाटियां माणा, नीति
और उर्गम घाटियां आती है। पवित्र स्थान बद्रीनाथ भी हमारे पैनखंडा में ही है। पर्वत बद्रीनाथ जो है पैनखंडा में है, याद रहे। इसके अंदर पैनखंडा के अगर भूगोल को हम समझने का प्रयास करें तो भूगोल को समझने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हमको समझना पड़ेगा इसकी पर्वत शिखरों को। जो पैनखंडा के जो पर्वत शिखर है वही इसकी ज्योग्राफी को डिफाइन करते हैं, वही इसके अपवाह तंत्र यानी कि नदी तंत्र को परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो पैनखंडा परगना था, जो कि आज के समय में जोशीमठ के नाम से जाना जाता है, उसमें कौन कौन से शिखर थे, कौन कौन से शिखर हैं अभी भी, जो कि हमारे भारत के ही पैनखंडा के ही नहीं पूरे भारत के नदी तंत्र को परिभाषित करते हैं। देखिए पैनखंडा में जो आप मानचित्र देख रहे हैं चमोली जिले का, इसके उत्तरी छोर में पैनखंडा है और इसमें जो नीले रंग से दिखाई दे रहा है ये नदी तंत्र है इसका। और ये नदी तंत्र जो है इसके पर्वतों के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? पर्वतों के ऊपर। क्यों निर्भर करता है? उसका कारण यह है कि जो पैनखंडा परगना है इसमें अधिकांश जो ये परगना है ये ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आपको पता है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला 3 भागों में बांटी गई है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला, लघु हिमालय तथा महान हिमालय, जिसको आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है, महान हिमालय। तो महान हिमालय की ज्यादातर पर्वत चोटियां जो हैं 7000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। तो पैनखंडा एक ऐसा परगना है जिसके अंतर्गत ज्यादातर ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय का हिस्सा आता है। और इसके अंतर्गत जो महान हिमालय की अगर पर्वत चोटियों की बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत त्रिशूल पर्वत, हमारे उत्तराखंड का त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, आपको पता है कि नंदा देवी पवित्र स्थल भी है और नंदा देवी पर्वत भी यहीं पे है। त्रिशूल पर्वत कहीं यहाँ पे है और तो नंदा देवी इसके उत्तर में है। नंदा देवी पर्वत, नंदा कोट, द्रोणागिरी पर्वत, माणा, नीलकंठ पर्वत, चौखंबा पर्वत, स्वर्ण रोहिणी और कामेट जैसे पर्वत इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ कामेट जो कि महत्वपूर्ण पर्वत में से एक है, सतोपंथ पर्वत भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये महान हिमालय के जो पर्वत है ये भारत में जो है हिमनदों की उत्पत्ति का केंद्र भी है। यानी कि मेरा मानना है कि जो ये महान हिमालय के जो पर्वत हैं, जो महान हिमालय के पर्वत है ये भारत के वाटर टावर है, ये हमारे भारत के जल स्तंभ है, जल स्तंभ जहां से जिनके ऊपर भारी मात्रा में हिमपात होता है और हिमानी यानी कि ग्लेशियर की मोटी परत चढ़ जाती है, उन्हीं ग्लेशियरों से स्नेह स्नेह करके नदियां निकलती हैं। और इसीलिए क्योंकि इस पैनखंडा परगने में इतने महान पर्वत हैं, त्रिशूल जैसा महान पर्वत है, नंदा देवी पवित्र पर्वत है और नंदा कोट, द्रोणागिरी जैसे पर्वत है, तो इससे महान नदियों की उत्पत्ति तो होनी ही चाहिए। तो हाँ जी, तो हमारे अगर हम इसके बारे में बात करें तो अपवाह तंत्र के बारे में, तो हमारे भारत की सबसे प्रमुख पवित्र नदियों में से एक अलकनंदा नदी का उत्पत्ति इसी पैनखंडा परगने से होती है। तो यानी कि याद रहेगा कि पैनखंडा परगने से ही अलकनंदा नदी की उत्पत्ति होती है, जो बाद में जाके देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा नदी की उत्पत्ति करती है। तो ठीक है, तो अब इसके नदी तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इसके पर्वतों के बारे में जान लिया, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेट, सतोपंथ जैसे पर्वतों के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं इसके अपवाह तंत्र की। मैंने क्या बोला, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो पर्वत हैं, पर्वतों के पाद से ही, पर्वतों के महान पर्वतों के पाद से ही हिमगिरियों का निर्माण होता है। और हिमगिरी यानी कि हमारी हिमानियां ही, जो हिमानियां हैं वही महान नदियों में परिवर्तित होती है। तो अगर हमको समझना है तो अपवाह तंत्र में अगर हम देखें तो जो हमारा पैनखंडा परगना है उसके अंदर से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अंदर से गरुड़ अलकनंदा निकलती है, गरुड़ गंगा निकलती है, कल्प गंगा, हेलांगाड़, सरस्वती नदी निकलती है, विष्णु गंगा यहाँ से निकलती है, धौली गंगा, ऋषि गंगा जैसी पवित्र नदियां यहाँ से निकलती है। तो साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे दक्षिण में जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे मेरा कलम है, यहाँ पे ये ऋषि गंगा नदी है जो कि पैनखंडा में सबसे दक्षिण से निकलती है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं ये वाली नदी जो है धौली गंगा है, धौली गंगा। बाद में जाके धौली गंगा ऋषि गंगा से मिल जाती है। और जहां पे आप काला डॉट देख रहे हैं ये है हमारा जोशीमठ। जोशीमठ के थोड़ी सी आगे जाके पड़ता है विष्णु प्रयाग। क्या पड़ता है? विष्णु प्रयाग। जो विष्णु प्रयाग है वहां पे दो नदियों का संगम है। कौन कौन सी? हमारी अलकनंदा
और धौली गंगा का संगम होता है कि कहां पे, विष्णु प्रयाग में संगम होता है। और उसके आगे जो है आप ऊपर से नदी देख रहे हैं, ये जो आ रही है ये है सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी बाद में जाके बद्रीनाथ के आसपास जाके जो है अलकनंदा में विलीन हो जाती है, और बाद में जाके जोशीमठ के आसपास जो है विष्णु प्रयाग में ये धौली गंगा से मिल जाती है, विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। तो ऊपर से सरस्वती आ रही है, यहां से धौली गंगा, और सबसे दक्षिण से जो है हमारी ऋषि गंगा आ रही है। उसके बाद जोशीमठ के बाद जो है अपना अलकनंदा अपना पूर्ण रूप ले लेती है इस परगने में, और फिर बहती है आगे के लिए बहती है, और बहते बहते आगे दसोली परगने के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो अलकनंदा जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है हमारे पेनखंडा परगना की, याद रहेगा। और इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती है मैंने बता दिया, गरुड़ गंगा। अब गरुड़ गंगा देखिए, गरुड़ गंगा को समझिए, पैनखंडा का प्रवेश द्वार है गरुड़ गंगा। अगर मुझ आपसे बोला जाए कि भाई पैनखंडा परगने का प्रवेश द्वार कहाँ है, तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि गरुड़ गंगा। देखिए जहां पे गरुड़ गंगा पश्चिम से आके अलकनंदा से मिलती है, जहां पे गरुड़ गंगा, यहां पे देखिए, यहां कहीं इधर इस स्थान पर जहां पे मेरा कलम है, यहां पे पश्चिम से आके गरुड़ गंगा जो है जब अलकनंदा से मिलती है, तो वहां पे गरुड़ भगवान का जो है एक मंदिर बनाया गया है, उसी को पैनखंडा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवेश द्वार बोला जाता है। आगे जाके जब गरुड़ गंगा में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 3 नदियां आपस में मिलती हैं, और 3 नदियां कौन कौन सी मिलती है? कल्पगंगा और हेलांगगाड। कल्पगंगा और हेलांगगाड किससे मिल जाती है? हमारी अलकनंदा से मिल जाती है। तो वहां पे त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बनता है। वहां पे एक छोटा सा कस्बा है हेलांग, हेलांग कस्बा है। और हेलांग से आगे जो हमारा पड़ता है, हेलांग से आगे हमारा पड़ता है जोशीमठ। फिर जोशीमठ से अगर हम देखें तो जोशीमठ जो है केंद्र है, किसका केंद्र है? पेनखंडा परगने का केंद्र है। जोशीमठ जो है हमारे पेनखंडा परगने का केंद्र है। ये उसका सांस्कृतिक केंद्र भी है, और उसका व्यापारिक केंद्र भी है, और इसके साथ साथ प्रशासनिक केंद्र भी है जोशीमठ। तो इसीलिए तो इसको जोशीमठ विधानसभा तो इनकी बद्रीनाथ है, पर इसको जोशीमठ विकास खंड बोला जाता है। जोशीमठ विकास खंड को ही समस्त आज के समय में हम पेनखंडा के नाम से जानते हैं। तो जोशीमठ से देखिए गंगा जी के सहारे, यानी कि अलकनंदा के सहारे सहारे और धौली गंगा के सहारे दो मार्ग निकलते हैं, 2 प्रमुख मार्ग निकलते हैं। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो कि माणा तक जाता है, माणा तक जाता है। ठीक है, भारत का कई बार लिटरेचर में इसको भारत का अंतिम ग्राम भी बोला जाता है, पर मैं अंतिम ग्राम बोलने इसको ठीक नहीं समझता। मैं इसको बोलता हूं कि हमारे भारत का पहला ग्राम है, पहला ग्राम है हमारे भारत का। क्यों हम किसी चीज को अंतिम बोले? तो फिर देखिए जोशीमठ जो है, मैंने बताया जोशीमठ जो है एक केंद्र है। हम गरुड़ से बड़े आगे प्रवेश द्वार था जो पैनखंडा का। उसके बाद पैनखंडा के जो प्रवेश द्वार से जब हम आगे बढ़ जाते हैं जोशीमठ में, तो जोशीमठ जो है पूरा जो है पैनखंडा परगने का हृदय स्थल है। क्या है ये? हृदय स्थल है। एक कस्बा भी है और एक हृदय स्थल, और यहां से 2 रोड निकलते हैं। एक रोड उत्तर की तरफ जाता है जो कि माणा घाटी में प्रवेश कर जाता है। एक रोड कहां जाता है? माणा घाटी में प्रवेश कर जाता है। और यही माणा घाटी जो है पवित्र घाटी है। पवित्र घाटी क्यों है? क्योंकि इसी घाटी में आगे जाके जो है हमारा गोविंद घाट है, पांडुकेश्वर है। पांडुकेश्वर के बाद हमारा इसी में आगे जाके बद्रीनाथ मंदिर भी आता है। हमारा बद्रीनाथ मंदिर जो है उत्तर में, जो है उत्तर में, जहां पे हमारा विष्णु प्रयाग से आगे जो है बद्रीनाथ भी इसी माणा घाटी में आता है। आगे जाके एक रास्ता जो है हेमकुंड साहिब के लिए कट जाता है, हेमकुंड साहिब के लिए। तो हेमकुंड साहिब भी माणा घाटी के रास्ते ही जो रास्ता जाता है, वो हेमकुंड साहिब के लिए जो जाता है रास्ता, वो हमारी माणा घाटी से होते हुए जाता है। बोलना नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा रास्ता जो है आप देख रहे हैं जो थोड़ा है दक्षिण दक्षिण पश्चिम की तरफ कटता है, दक्षिण पूर्व की तरफ कटता है, माफ कीजिएगा, दक्षिण पूर्व की तरफ कटता है। वो रास्ता जाता है नीति घाटी के लिए। किसके लिए जाता है? नीति घाटी के लिए। और जो ये रास्ता है जो दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये धौली गंगा के साथ साथ आगे बढ़ता है, धौली गंगा के साथ आगे बढ़ता है। यानी कि नीति घाटी को जाने वाला रास्ता जो है धौली गंगा नदी के साथ आगे बढ़ता है। किसके साथ बढ़ता है? धौली गंगा नदी के साथ आगे बढ़ता है। आगे जाके ये बागकुंड बागकुंड
तपोवन मलारी होते हुए फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी और नंदा देवी पर्वत के लिए आगे के लिए बढ़ जाता है रास्ता। तो यानी कि याद रहे कि जोशीमठ से दो रास्ते कटते हैं, एक रास्ता कटता है माणा घाटी के लिए और एक रास्ता कटता है नीति घाटी के लिए। और भारत उत्तराखंड में गढ़वाल में तो एक कहावत भी है, कहाँ नीति कहाँ माणा, धन सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो एक तरफ है नीति, यहां पे है हमारा नीति और दूसरा है हमारा नीति और यह है हमारा माणा। तो नीति और माणा में किसी समय में एक ही पटवारी हुआ करता था और इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो देखिए नीति जो है, नीति के द्वारा भी हम तिब्बत में प्रवेश कर जाते हैं और माणा के द्वारा भी हम, माणा के रास्ते भी हम तिब्बत में प्रवेश कर जाते हैं भारत को छोड़ के। तो जो हमारे जो पेनखंडा की जो मुख्य सड़क है वो हमारी धौलीगंगा और अलकनंदा के साथ साथ आगे बढ़ती है। तो यह है इसका अपवाह तंत्र। आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसके अपवाह तंत्र में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं। आगे बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास की बात करें तो पेनखंडा जो है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि एक पवित्र स्थल है। कई धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेनखंडा की जो भूमि है उसको एक पवित्र भूमि माना गया है प्राचीन काल से ही। तो यहाँ पे 8वीं शताब्दी के आसपास आदि श्री शंकराचार्य जी आए थे। आदि शंकराचार्य जी यहाँ पे 814 से 820 ईस्वी तक रहे और उन्होंने जो है यहाँ पे तप किया, यहाँ पे तपस्या करी। क्या करी? तपस्या करी। यानी कि आदि श्री शंकराचार्य जी 814 से लेके 820 ईस्वी में जो है वहां पे शंकराचार्य जी ने तपस्या करी और बद्रीनाथ मंदिर का क्या करा? जीर्णोद्धार उद्धार किया। तो बद्रीनाथ का नाम आएगा, जोशीमठ का नाम आएगा तो आदि श्री शंकराचार्य जी का नाम और कालखंड याद रखना है। दूसरा, यदि हम हमारे गढ़वाल में 52 गढ़ों की बात होती है, हमारे गढ़वाल के अंदर 52 गढ़ों की बात होती है, तो 52 गढ़ जो थे, वीर भड़ों के जो गढ़ थे, इसके अंदर जो है हमारे 52 गढ़ों की अलग अलग सूचियां हैं। तो उसकी एक सूची है चांदपुर सूची। तो चांदपुर सूची में भी हमारे पेनखंडा को जो है, पेनखंडा को एक परगने के रूप में स्वीकार किया गया है, एक गढ़ के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसको 52वां गढ़ बोला गया है, पेनखंडा गढ़। क्या बोला गया है? पेनखंडा गढ़। तो 52 गढ़ों की सूची में भी इसको एक पेनखंडा गढ़ माना गया है, एक गढ़ माना गया है, जिसमें किसी समय में किसी कोई वीर बड़े राज किया करते थे। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक जो बिंदु है इसका है, वो है श्री गुरु गोविंद सिंह साहब। जो हमारे श्री गुरु गोविंद जी हैं, जो श्री गुरु गोविंद जी हैं, वो कहते हैं कि जो हेमकुंड साहिब है उनकी जो तपस्या है, जहां पे उन्होंने तपस्या की थी, यानी कि वहां पे उन्होंने तपस्या की थी और ध्यान लगाया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित करते हुए जो वहां पे जो हेमकुंड साहब गुरुद्वारा है, ये भी सिखों का जो पवित्र स्थल जो है वो भी इसी स्थान पर है, जहां पे ये माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने जो है तपस्या करी थी और साधना करी थी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह साहब भी आए थे, अंसारी श्री शंकराचार्य भी आए। और अगर हम देखें इसका इतिहास, ब्रिटिश कालीन इतिहास देखें तो पेनखंडा में जो है 1844 ईस्वी तक तो केवल 2 ही पट्टियां थी, मल्ला पेनखंडा और तल्ला पेनखंडा, मल्ला पेनखंडा और तल्ला पेनखंडा। परंतु 1896 तक आते आते पेनखंडा में 5 नई पट्टियां जोड़ी गई थी, 5 नए पटवारी क्षेत्र जोड़े गए थे, जैसे कि उर्गम घाटी के लिए उर्गम पटवारी क्षेत्र, कालीफटा मल्ला, बामसू, मेखंडा और प्रकंडी, ये 5 नई पट्टियां भी इसके साथ जोड़ दी गई थी। तो ब्रिटिश काल में 1896 ईस्वी तक इसके अंतर्गत, पेनखंडा परगने के अंतर्गत कितनी पट्टियां थी? 7 पट्टियां हुआ करती थी, 7 पटवारी क्षेत्र हुआ करते थे। आज के समय में अगर हम देखें जनसंख्या के दृष्टिकोण से, हमारे जब पेनखंडा को देखें जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो 1881 के आसपास पेनखंडा की जो जनसंख्या थी 7513 थी। यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 7513 थी। परंतु 2011 की जनगणना में यहाँ की जो जनसंख्या है 48,202 पाई गई है। कितनी पाई गई है? 48,202 लोग पेनखंडा परगना में रहते हैं, जोशीमठ क्षेत्र में रहते हैं, जोशीमठ विकास खंड में। अब विडंबना यह है कि हमारे पास 2021 की जनगणना तो है ही नहीं, क्योंकि जनगणना तो हुई नहीं और पता नहीं हम देश विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं।
जब तक हमारे देश में जनगणना नहीं होगी तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हम कैसे हमारे प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का के बारे में जान पाएंगे। तो जनगणना 2021 के आंकड़े हमारे पास है नहीं और 2025 चालू हो चुका है। आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है, विडंबना है। चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर जनगणना नहीं हो रही। चलो ठीक है। तो 2000 जनगणना के जो बासी आंकड़े हैं, इसके अनुसार जो है पेनखंडा परगने की 48,202 जनसंख्या थी। और जहां तक देखा जाए तो जोशीमठ विकास खंड है, जोशीमठ विकास खंड है, इसके अंतर्गत आज के समय में 95 ग्राम है। कितने गांव है? 95 गांव है इसके अंतर्गत। और इसमें एक चीज और है कि आपको मैं बताता चलूं कि जो जोशीमठ विकास खंड है, ये बहुत भारत का बहुत मतलब दुर्गम इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, और सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि सैन्य दृष्टिकोण से, डिफेंस के दृष्टिकोण से, रक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो जनसंख्या है आर्थिक अभाव में जी रही है, यानी कि उनके पास बहुत न्यूनतम साधन होते हैं पैसा कमाने के, क्योंकि वर्ष के अधिकांश महीने तो ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और क्रॉपिंग सीजन भी बहुत छोटा होता है। तो सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छा कार्य करते हुए ओबीसी जो पेनखंडा के जो लोग हैं, पेनखंडा परगने के जो लोग हैं, ओबीसी या जोशीमठ तहसील या जोशीमठ विकास खंड के जो 48,000 लोग हैं, इनको ओबीसी, स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी में शामिल किया है। स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी में सन 2016 में शामिल किया था। स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी में 2016 में शामिल किया था। और परंतु समस्या बात यह है कि अभी ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में लोग अभी शामिल नहीं हुए हैं, जिसके कारण इनको उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा अभी आरक्षण का। पर जहां तक कि राज्य सरकार के अंतर्गत बात है तो इनको जो है ओबीसी आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत। तो ये तो जनसंख्या की बात रही। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ के मनोरंजन की और ट्रैकिंग की। तो देखिए पेनखंडा में जो है बहुत सारी ट्रैकिंग क्षेत्र है, बहुत सारे पर्यटन स्थल है, दर्शनीय स्थल है। मैं आपको एक के बाद एक नाम बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि सर और ज़्यादा टाइम हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, बद्रीनाथ है, हेमकुंड साहिब है, हमारे पंडुकेश्वर है, गोविंद घाट है, हर एक चीज़ देख, हेलांग जो है, गरुड़ टेम्पल देखने लायक है, हमारा बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। इसके साथ साथ हमारे जो कुछ ट्रैकिंग जो रूट हैं, जो कुछ ट्रैकिंग रूट भी है इस क्षेत्र में। यानी कि जो आप जो कहते हैं पैदल चलने का जो लोग शौकीन होते हैं उनके लिए ट्रैकिंग रूट भी है, जिसमें पंच केदार ट्रैक है, फूलों की घाटी ट्रैक है, ओली गांसू ट्रैक है, क्वारी ट्रैक है, रुद्रनाथ ट्रैक है, और बहुत सारे ट्रैक्स हैं जहां पे आप जाके प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। ठीक है। तो धार्मिक स्थलों के साथ साथ यहाँ पे ट्रैकिंग स्थल भी है, नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, फूलों की घाटी भी है। तो सभी कुछ है यहाँ पे। बुग्याल्स है यहाँ पे, जो उच्च पर्वतीय चरागाह है, बुग्याल्स हैं। और यहाँ पे जब बुग्याल्स की बात आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारे जो ऊपर के जो जितने गांव थे, माणा नीति के जो गांव थे, ये मरछा जो लोग थे, हमारे भोटिया जनजाति के जो लोग थे हमारे उत्तराखंड के, उनके यहाँ पे गांव हुआ करते थे, जो कि जब बर्फ पिघल जाती थी गर्मियों के माह में, ये पर्वतों में चले जाते थे अपने मवेशियों को लेकर चराने के लिए, और सर्दियों के महीने में ये निम्न घाटियों में आ जाते थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ट्रांस माइग्रेशन है, ऋतु प्रवास जो है, यहाँ के जो मरछा या भूटिया समाज के लोग किसी समय में करा करते थे। और 1962 से तो पहले, 1962 से पहले तो जो यहाँ के भूटिया जनजाति के लोग थे, जो मरछा जनजाति के जो लोग थे, वो तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध भी रखते थे और वहां से नमक और काफी चीजों का आदान प्रदान भारत के साथ करते थे। परंतु 1962 के बाद जब भारत और चीन युद्ध हुआ तो उसके बाद जो है इनके व्यापार में प्रतिबंध लगा और इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हुई इन लोगों की। तो ये सब चीज है। और देखा जाए तो जो जहां पे जो आबादी क्षेत्र है जो हमारे पेनखंडा का, यहाँ पे अधिकांश जो जनसंख्या है वो उच्च पर्वतीय घाटियों में रहती है। यानी कि उच्च महान हिमालय और लघु हिमालय की घाटियों में जनसंख्या रहती है, नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है। जहां तक की समस्या की बात करें तो पेनखंडा का नाम आपने 2023-24 में इसमें भूदशाओं के मैटर में सुना होगा कि यहाँ पे जो है जोशीमठ जो है में भूस्खलन की संभावनाएं बन रही हैं, वो धस रहा है। तो इस कारण जो है वहां पे काफी सारे 50, 60, 70, 80 घरों में जो है दरारें आ गई थी। वहां के लोग मुआवजे की डिमांड कर रहे थे सरकार से। तो कहीं ना कहीं भूदशाओं की समस्या के कारण जो है इस क्षेत्र की जो समस्या एक ये है कि यहाँ पे जो है पर्यटन जो है 2024 में कम पहुंचा।
पर्यटक कम पहुंचा। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये इलाका जो है ऐसा इलाका है जहाँ पे चरम जलवायु पाई जाती है, बहुत शीत ऋतु पाई जाती है, और जो है फसल के जो सीजन है 1 या 2 फसल का सीजन होता है। तो यहाँ के लोगों की जो आजीविका है जो पर्यटन से चलती है, और जितने भी जो तीर्थ यात्री आते हैं और जो लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, पर्यटन करने आते हैं, उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है। और जो भू दिशाओं का जो मैटर था, जो भू दशाओं की जो समस्या थी, उस कारण इन लोगों के व्यापार में प्रभाव पड़ा था। पर जहाँ तक टूरिज्म की बात है, पर्यटन की बात है, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा पर्यावरण को भी हानि हो सकती है या हो भी रही होगी, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत उच्च पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते ये संवेदनशील भी है। तो यहाँ पे एक संवेदनशील पर्यटन पर्यावरण है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक जोन 5 में ये आता है। तो कुछ समस्याएं भी इस क्षेत्र की हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो ये कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो पेनखंडा है आज के समय में हमारे सामने, इसका जो पूरा भूदृश्य है इस प्रकार का है। और जो हमारा पेनखंडा जो ब्रिटिश गढ़वाल में जो था, उसको मैंने आज से कंपेयर करा। तो ये था हमारा पेनखंडा। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी सीरीज की एक और वीडियो, और भी वीडियो हम लॉन्च करते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।